दोस्तों, जैसा कि आप बाल विकास की पहले भी बहुत सी कक्षाएं ले चुके हैं, आगे एक नए टॉपिक के साथ हम चलते हैं। लेकिन एक बात आपसे कहना जरूर चाहूंगा, आपके द्वारा ना तो कमेंट आ रहे हैं और ना ही आपके द्वारा वीडियो देखा जा रहा है, और सबसे बड़ी एक समस्या और, ये सब्सक्राइब नहीं कर पाते। और ऑलरेडी हम लोग बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं, आपको इतना जरूर बता दें कि इस मेहनत को अप्रिशिएट करने का काम आपको करना, मोटिवेट करने का काम करना, और ये तभी हो सकता है जब आप सब्सक्राइब करें। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं सब्सक्राइब, क्योंकि हमें मिल क्या रहा है, सिर्फ आपका सब्सक्राइब आपका मोटिवेशन, इस मोटिवेशन को इस चैनल को देते रहे, दोस्तों और साथियों तक भी पहुंचाए। आज के टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। आज का टॉपिक है वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव। तब बात आती है वंशानुक्रम का मीन्स क्या है या अर्थ क्या है। ऑलरेडी आप जानते हैं वंशानुक्रम एक ऐसा विषय है जिस विषय में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, बट आप इस पीरियड को ले रहे हैं, इस टॉपिक को देख रहे हैं, तो वंशानुक्रम है क्या। बालक में पैदा विशेषताओं हेतु माता पिता जिम्मेदार है या उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जाता है। कुल मिलाकर अगर कहें, निष्कर्ष पर जाएं, तो माता पिता से मिलती जुलती विशेषताएं जब संतति में देखी जाती है तो यह हस्तांतरण है अगली पीढ़ियों को। यह कुल मिलाकर कहूं, अगर व्यापक परिपाटी पर ले जाऊं, तो हस्तांतरण सगे संबंधियों से उनकी मिलती जुलती विशेषताओं का, इसी को हम कहते हैं वंशानुक्रम। एक विचारक हुए डगलस और हॉलैंड, नाम ध्यान देना, डगलस और हॉलैंड। इन्होंने डिफाइन किया और परिभाषित किया, अपना एक विचार प्रस्तुत किया, उस विचार पर चर्चा कर लेते हैं। एक प्राणी के वंशानुक्रम में वे सभी संरचनाएं, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं अथवा क्षमताएं शामिल रहती हैं जिन्हें वह अपने माता पिता से, अन्य पूर्वजों से या प्रजातियों से प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य है कि संरचना का मतलब फिजिकल है, रूप, शरीर, आकार। शारीरिक विशेषताओं का मतलब शरीर की विशेषताएं हैं, क्रियाएं नहीं, जो कार्य करने का ढंग है, क्षमता, अर्थात जिस चीज को जैसे उसके माता पिता करते थे वैसे ही, उतनी ही क्षमता से। पूर्वज का तात्पर्य है दादा दादी, नाना। आप अक्सर सुनते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ, उन्हें कहा किसे पढ़ा, माता पिता को पढ़ा, किसे पढ़ा है, दादा दादी को पढ़ा, किसे पढ़ा, नाना नानी को पढ़ा। तो कहा यह गया कि वंशानुक्रम है क्या, इन्हीं पीढ़ियों से विशेषताओं का ना अगली पीढ़ियों को हस्तांतरण। ये हस्तांतरण जरूरी नहीं कि माता पिता से हो सकता है दादा दादी से हो सकता है नाना नानी से हो। इसी चीज को डिफाइन करते हुए रूथ बेडेक बताते हैं कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। अर्थात माता पिता से जो गुण अगली पीढ़ियों को हस्तांतरित होते हैं, उन्हीं गुणों को रूथ बेडेक्स ने कहा क्या है, ये वंशानुक्रम। इसी चीज को डिफाइन किया पी जिस वर्ग ने। उन्होंने कहा प्रकृति में पीढ़ी का हर कार्य, अर्थात नेचर में जो पीढ़ियां, नई जनरेशन जो भी कार्य करती है, वो माता पिता के द्वारा, किसके द्वारा, मदर एंड फादर के द्वारा, संतानों को अर्थात उनकी संततियों को जैविकी और मनोवैज्ञानिक विशेषता, अर्थात जैसे मैंने सीधा कहा, आम से आम आएगा, कछुए से कछुआ आएगा, हाथी से हाथी आएगा, ठीक है, महान से महान, वीरों से वीर, ठीक। तो मनोवैज्ञानिक गुणों, उन विशेषताओं के साथ अगली पीढ़ी को वो चीज क्या हो रही है, हस्तांतरित हो रही है। और ये हस्तांतरण क्या है, अकेला फिजिकल नहीं है, शारीरिक नहीं, शारीरिक है, मानसिक है, जैविकीय है, मनोवैज्ञानिक है, ठीक, नैतिक है, कारिक है, क्षमता जन्य है। इन सब का संगठित हस्तांतरण वंशानुक्रम के नाम से, अर्थात ये सारी चीजें मिलकर अगली पीढ़ी को जो प्राप्त होती हैं, जिस बर्ट ने डिफाइन किया, यही क्या है, यही वंशानुक्रम है। सरलतम शब्दों में अगर जाएं तो वंशानुक्रम क्या, सीधा सा आपके लिए, माता पिता से जैविकीय, मनोवैज्ञानिक, क्षमता जन्य विशेषताएं अगली पीढ़ियों को हस्तांतरित होती हैं। यहां सिर्फ माता पिता नहीं बल्कि पूर्वज भी समाहित हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। क्लियर हुआ। धन्यवाद। अगर हम देखें सीधा सीधा, तो मानव व्यवहार का संगठित स्वरूप जो माता पिता से प्राप्त हुआ है या पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, यही पूर्वजों से हस्तांतरित गुण, क्षमता ही क्या है, वंशानुक्रम है, जिसमें जैविकीय स्वरूप, संरचना के साथ साथ मनोवैज्ञानिक और
कार्य क्रिया और क्षमता जन्य स्थितियों की प्राप्ति अगली पीढ़ियों को होती है, इसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। सरलतम शब्दों में आप चर्चा कर लेते हैं वंशानुक्रम के सिद्धांतों की। वंशानुक्रम के सिद्धांत कौन से सिद्धांत हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। इन सिद्धांतों की जब हम चर्चा करते हैं तो इन सिद्धांतों की बात कर लें तो पहला ही सिद्धांत है मूल जीवाणुओं की निरंतरता का नियम। मूल जीवाणुओं की निरंतरता का नियम। क्लियर है? मूल जीवाणुओं की निरंतरता का नियम क्या है, किसने दिया? बहुत सारी चीजें आती हैं। तो एक विचारक हैं गाल्टन महोदय, याद रखना इनका नाम। कौन? गाल्टन महोदय। इन्होंने 1775 में, कई बार डेट भी पूछ देता है, तब 1775 में इस नियम को प्रतिपादित किया। और इस नियम में इन्होंने बताया कि जितना पूर्वजों के पास प्राप्त था, तो जो पूर्वजों को प्राप्त था वही चीजें इन्होंने अपने अध्ययन में, निष्कर्ष में डिफाइन किया कि वही योग्य स्वरूप किसमें? मूल जीवाणु की निरंतरता के नियम में उन्होंने डिफाइन किया कि यही चीजें माता पिता के समक्ष जो उसकी संतति है उन्हीं के समान सक्षम और योग्य होती है। उसका कारण क्या है कि मूल जीवाणु क्या हो रहे हैं? गमन कर रहे हैं और अगली पीढ़ियों को प्राप्त हो रहे हैं। इन्होंने अपने जो निष्कर्ष को डिफाइन किया टाइप्स ऑफ 3, कितने हिस्सों में? 3 निष्कर्ष बताए। किसने? गाल्टन महोदय ने। अब गाल्टन महोदय ने वो 3 चीजें क्या बताई उन पर, तो इन्होंने कहा है, तो अध्ययन इन्होंने बताया अपने वंशानुक्रम की मूल जीवाणुओं को, वंशानुक्रम को डिफाइन किया। तो डिफाइन में उन्होंने बताया है क्या? तो हाफ 1/2 पिता प्लस 1/2 माता, ये इनका निष्कर्ष है। दैट मीन्स 50-50, दोनों का योग। किसका? पिता पक्ष का और माता पक्ष का, पहला निष्कर्ष। दूसरा इन्होंने बताया दादा, दादा अर्थात पूर्वज आपके, या आगे चले तो परदादा। कई बार आपने सुना भी होगा, उन्हें कहा पीढ़ियों में क्या आ गया, उन्हें दादा आ गए, परदादा आ गए, या आदि पूर्वज, इससे भी पहले के। दैट मीन्स दादा परदादा के आगे भी के गुण निश्चित मात्रा में अर्थात दादा की बात हो, परदादा की बात हो, तो निश्चित मात्रा में अगली पीढ़ियों में क्या है? होते हैं। यह दूसरा निष्कर्ष था। किसका? फ्रांसिस गाल्टन का। कब दिया गया? याद रखिएगा 1775। ठीक। तीसरी चीज उन्होंने डिफाइन की, निष्कर्ष निकाला, वंश दर परंपरा। वंश दर परंपरा। वंश दर परंपरा का मतलब आप जानते ना, परंपरा कहते नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई। तो ये परंपराओं से, तो परंपरा से क्या आते हैं? तो वंश दर परंपरा गुण मैंने ऑलरेडी आपको अभी डिफाइन किया वंशानुक्रम में। तो इन गुणों की स्थिति क्या होती? जैसे जैसे ये वंश दर परंपरा चलती जाएगी तो जो गुण हैं वो क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे, कम होते जाते हैं। दैट मीन्स जो परदादा हैं उससे पहले के, फिर परदादा के, फिर दादा के, फिर माता पिता के, इन गुणों के में क्या होता जाता है? क्षय होता जाता है। इनकी मात्रा क्या होती जाती है? कम होती जाती है। जैसे
अगर डिफाइन करें तो इनका निष्कर्ष ही 1/2, 1/4, 1/6 इस तरीके से गुणों की स्थिति क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। ये स्थिति बदलते बदलते अगर आप देखेंगे तो 1/18 तक की स्थितियों की ओर गमन करती जाती। दैट मीन्स वंश परंपरा समय के साथ साथ इसकी क्षमता में क्या आता है, ह्रास, गिरावट आती है या गिरावट। ये निष्कर्ष थे किसके, गाल्टन महोदय के। किसके, क्लियर। तो इन तीन चीजों को इन्होंने डिफाइन किया। इन्हीं का समर्थन किया गाल्टन का किसने, नाम एक और आता है बीजमैन का। किसका, ये कौन है, गाल्टन का समर्थन करने वाला। किसने किया, बीजमैन ने। और इन्होंने उत्पत्ति बीज कोष को बताया कि मानव शरीर में जो कोष उत्पादक कोष हैं, शारीरिक विकास में ये वंश परंपरा में हस्तांतरित होते हैं। इन्होंने 25 पीढ़ियों तक प्रयोग किया। किन पर, चूहों पर। कई बार आता है बीजमैन का प्रयोग किस पर है, चूहों पर। कितनी पीढ़ियों, 25 पीढ़ियों में। और इन्होंने बताया कि मुख्य चीज क्या, तो इन्होंने उत्पादक कोषों को हस्तांतरण का आधार बताया, चूहों पर प्रयोग किया 25 पीढ़ियों तक। और वे चूहों की पूंछ को हर बार काट देते थे। जो प्रयोग था इनका, वो प्रयोग क्या था, चूहे और चूहों की पूंछ को हर बार काटते, पर बगैर पूंछ के चूहे कभी भी पैदा नहीं हुए। मतलब लगातार इनके द्वारा काटा गया और देखा गया कि अगली पीढ़ी में कुछ ऐसा हो रहा है क्या, तो ऐसा नहीं। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला इन्होंने कि अगली संतान में जो संतति आ रही है, मूल जीवाणु हस्तांतरित हो रहे, अर्थात जो मूल स्वरूप है वो अगली पीढ़ियों को प्राप्त हो रहा है। कैसे, चूहों की बार बार काट कर देखा कि होता है या नहीं होता, लेकिन पाया कि मूलतः उसमें वो चीज है और इसलिए अगली पीढ़ियों में भी हस्तांतरित हो रही। तो जब कभी यह सिद्धांत आ जाए मूल जीवाणु की निरंतरता का नियम, ध्यान देना ऑप्शन में फ्रांसिस गाल्टन अगर नहीं मिलते तो फिर आप उस चीज को डिफाइन करेंगे, या ऑप्शन में एक नाम मिलेगा किसका, बीजमैन का। क्लियर है। प्रयोग आ जाता है कई बार, एग्जामिनेशन सीटेट वगैरह पूछ देता है, याद रखिएगा। प्रयोग अगर आ जाए तो प्रयोग पर आप सीधा सीधा डिफाइन करेंगे किस पर, चूहों पर। दूसरा सिद्धांत, अर्जित गुणों का हस्तांतरण। अर्जित गुणों का हस्तांतरण। ठीक, इसमें बताने वाले बहुत से विचारक हैं। नाम सुना होगा आपने लेमार्क का, सुना या नहीं सुना। नाम आपने पावलाव का भी सुना होगा, इवान भी पावलाव, याद है या नहीं। कई बार इवान लिखा मिल जाता है। नाम आपने मैकडूगल का भी सुना होगा। ठीक, मैकडूगल की बात करें, लेमार्क की बात करें, पावलाव की बात करें, एक और विचारक हैं हैरिसन। लेमार्क, पावलाव, मैकडूगल और हैरिसन, इन्होंने अर्जित गुणों को हस्तांतरित माना है। लेमार्क नाम याद होगा आपको। लेमार्क ने जिराफ की गर्दन पर लंबे होने को परिस्थितिवश बताया, पर अब वह वंशानुक्रम हो चुका है। उन्होंने कहा कंडीशन, परिस्थिति आई थी जिसके कारण, क्योंकि भोजन आदि के लिए, वृक्ष आदि की आवश्यकता, पेड़ों की पत्तियों के लिए जो गर्दन धड़ से जुड़ी थी, एकाएक इसने प्रयास किया, लंबे समय तक कार्य दौर में यह प्रयास करता रहा, जिसके कारण तनाव और तनाव के कारण इस लंबी हो गई। लेकिन अब इस चीज को वो बताते हैं अब क्या हो गया, अब वंशानुक्रमणी हो गया है। इसी प्रकार तो लेमार्क का प्रयोग किस पर है, जिराफ पर। ध्यान देना, लेमार्क ने किस पर किया,
जिराफ पर। वहीं एक विचारक हुए मैकडूगल, तो मैकडूगल ने किस पर किया? चूहों पर। तो मैकडूगल ने चूहों पर प्रयोग किया और उन्होंने पानी के एक बड़े बर्तन में चूहों को छोड़ दिया। बर्तन के बाहर आने के दो मार्ग थे, एक प्रकाशित मार्ग और दूसरा अंधकार युक्त। प्रकाशित मार्ग में बिजली का झटका लगता था और अंधकार युक्त मार्ग में नहीं। अतः सभी चूहे झटके से परेशान होकर अंधकार वाले मार्ग से बाहर निकलते थे। 23 पीढ़ियों के अध्ययन में पाया गया कि पहली पीढ़ी में चूहों ने 165 बार 165 बार गलतियां की। वहीं 23वीं पीढ़ी आते आते, ध्यान देना, क्योंकि लगातार ये चीजें क्या हो रही, उन्हें जानकारी होती जा रही, इसलिए अक्सर आप देखते हैं हलचलें या गतिविधियां, कभी घरों में भी आप देखें, जैसे ही आप प्रकाश को बंद करते हैं हलचलें चूहों की बढ़ जाती हैं। यहां पर भी इन्होंने देखा कि 23वीं पीढ़ी में जो गलतियां 165 बार हो रही थी, वो गलतियां घटकर क्या हो गई, सिर्फ 25 बार रह गई। इससे एक चीज स्पष्ट हुई कि जो उनके पूर्वजों ने चीजें अर्जित की, जो चीजें अनुभव की, वह अगली पीढ़ी को क्या हो रही, हस्तांतरित हो रही। इसे कहते हैं अर्जित गुणों का हस्तांतरण का नियम, वंशानुक्रम के नियमों में। तीसरा है प्रत्यागमन का सिद्धांत। कौन सा? प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन शब्द का अर्थ है विपरीत होता है। प्रत्यागमन का अर्थ क्या? तो शाब्दिक अर्थ पर अगर जाएं, अर्थ पर, तो अर्थ इसका क्या है? विपरीत होता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। किसका? प्रत्यागमन का। अर्थात माता पिता के बच्चे की विशेषताएं विपरीत विकसित होती हैं। यही प्रत्यागमन का नियम है। जैसे मंद बुद्धि माता पिता हैं, उनकी संतति प्रखर प्रतिभाशाली, ये प्रत्यागमन बताता है। दैट मीन्स इसका अगर हम धारणाओं पर जाएं, कॉन्सेप्ट पर जाएं, तो कॉन्सेप्ट यह है कि अगर वंश सूत्रों का मिश्रण, अर्थात जब युग्म बन रहा है, सही रूप से नहीं हो पाता, तो विपरीत विशेषताओं वाले बच्चे विकसित होते हैं, या माता पिता से भिन्न गुण लेकर बच्चे आते हैं प्रत्यागमन के रूप में। दूसरा, जब यह मिलते हैं तो इसमें दो गुण मौजूद होते हैं, एक होता है सुषुप्त और एक होता है जागृत। सुषुप्त और जागृत दो तरह के गुण वंश को निश्चित करते हैं। विपरीत विशेषताएं किनका? सुषुप्त गुणों का परिणाम है। असक्रिय गुण, क्रियाशील नहीं है। तो जिस समय युग्म बन रहा है, तो जागृत और सुषुप्त में जो विपरीत बच्चे आ रहे हैं, तो उसका सीधा सीधा आधार है, और वो क्या है? सुषुप्त गुण। यह सिद्धांत है प्रत्यागमन का सिद्धांत, जिसका अर्थ है विपरीत होना। किससे? माता पिता से। इसी के साथ एक नियम और आता है, बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, मेंडल नियम। कौन सा? मेंडल थ्योरी बोलते हैं इसे। ग्रेसर जॉन मेंडल नाम है जिन्होंने दिया इसे। किसने दिया? ग्रेसर जॉन मेंडल ने इस सिद्धांत को दिया। कई बार आता है ये कहां के थे, तो चेकोस्लोवाकिया के मठ में एक पादरी थे। क्या थे? ईसाई, चेकोस्लोवाकिया क्षेत्र, वहां पादरी थे। इनके नियम को अक्सर मेंडलवाद के नियम से जाना जाता है। मेंडल ने प्रयोग दो चीजों पर किया है, ध्यान देना, कई बार आ जाता है। एक प्रयोग इनका आता है मटर पर, ठीक है, जिस पर उन्होंने छोटी और बड़ी
मटर पर प्रयोग किया है। दूसरा प्रयोग है इनका चूहों पर। कैसे? सफेद और काले। कई बार आ जाता है। तो ग्रेसर जॉन मेंडल, ठीक, क्या थे? पादरी। कहां के? चेकोस्लोवाकिया के। क्लियर है? पादरी थे। इन्होंने प्रयोग किया किस पर? मटर पर और चूहों पर। इस प्रयोग के बाद इन्होंने निष्कर्ष निकाला, और निष्कर्ष इनका क्या है उस पर गौर कर लेते हैं। ये तो क्लियर है, कई बार आपने सुना भी होगा कि ग्रेसर जॉन मेंडल का प्रयोग किस पर? मटर पर, चूहों पर। ठीक है, कहां के? चेकोस्लोवाकिया के। जो निष्कर्ष है इनका, मेंडल के निष्कर्ष क्या है शोध के? तो मेंडल के नियम ने प्रत्यागमन स्पष्ट करता है। दैट मीन्स प्रत्यागमन को इनका नियम स्पष्ट कर देता है। प्रत्यागमन नियम स्पष्ट करता है। दैट मीन्स प्रत्यागमन के नियम को स्पष्ट कर देते हैं ये। और यह भी बताया कि बच्चों में माता पिता की तरफ से एक एक गुणसूत्र आते हैं। दूसरी चीज उन्होंने डिफाइन की, बच्चे में माता पिता की तरफ से एक एक गुण आते हैं। इस चीज को डिफाइन किया इन्हीं ने। गुणसूत्रों के व्यक्ति संयोग का परिणाम है। किसका? संयोग का परिणाम है। दैट मीन्स क्या होगा रूप, यह एक विशिष्ट संयोग पर है। एक ही तरह के गुणसूत्र अपने ही तरह की अभिव्यक्ति करते हैं। जो गुणसूत्र उनका स्वरूप भी क्या है? अपने ही जैसा ही है। और जागृत गुणसूत्र अव्यक्त करता है, सुषुप्त नहीं। जो चीज और एक डिफाइन की उन्होंने, तो नहीं कहा कौन सी चीजें? तो जागृत गुणसूत्र अभिव्यक्त करते हैं। यह चीज डिफाइन की किसने? मेंडल ने। साथ ही यह बताया कि कालांतर में जो अनुपात है, कालांतर अनुपात, यह कैसा होता है? एक अनुपाते दो का, दो अनुपाते एक का, एक अनुपात दो, ये अनुपातिक रूप है। और एक अनुपाते दो, ये चीजें निष्कर्ष में डिफाइन की किसने? जॉन ग्रेगर मेंडल ने। ये रहे आपके वंशानुक्रम के सिद्धांत। अब बात आती है कि बालक के विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव क्या है। बालक के विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव। अर्थात वंशानुक्रम क्या प्रभावित करता है? तो हां, प्रभावित करता है, हर एक क्षेत्र में प्रभावित करता है। जैसे तंत्रिका तंत्र की बनावट पर,
तंत्रिका तंत्र की बनावट पर यह प्रभावित करता है। देन मीन्स तंत्रिका तंत्र में प्राणियों की बुद्धि, सीखने की आदतें, विचार, आकांक्षाएं आदि केंद्रित रहती हैं। यह प्राणियों की क्रियाओं का एकीकरण प्रदान करता है। तंत्रिका तंत्र बालकों में वंशानुक्रम से ही प्राप्त होता है। इसमें ज्ञानेंद्रिय, पेशियां, ग्रंथियां आदि प्रभावित होती हैं और बालक की प्रतिक्रियाएं तंत्रिका तंत्र पर ही निर्भर करती हैं। इसलिए हम बालक की तंत्रिका तंत्र के विकास को सामान्य, पिछड़ा, असमान आदि भागों में विभाजित कर सकते हैं। यह परीक्षणों से सिद्ध हुआ है कि यह सारी चीजें देन है किसकी? वंशानुक्रम। दैट मीन्स सारी चीजों की गतिविधि का एकीकृत रूप तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करता है और यह तंत्रिका तंत्र को सीधा सीधा माता पिता से बच्चों में ये सारी चीजें, ज्ञानेंद्रिय, पेशीय रूप, ये समस्त स्वरूप, सीखना, हैबिट्स, ये सारी चीजें आती जिसके आधार पर ही हम सामान्य, पिछड़ा या उच्च बालक को और उसकी कार्य क्रियाओं, क्षमताओं और उसकी बनावट स्वरूप आदि, इन सारी चीजों का संयुक्त एकीकृत रूप तंत्रिका तंत्र का आधार है और इस चीज को वंशानुक्रम सीधा सीधा प्रभावित करता है। दूसरा, बुद्धि पर प्रभाव। इस पर बुद्धि पर भी प्रभाव किसका है? वंशानुक्रम का है। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को स्पष्ट भी किया गया। एक विचारक आपने नाम सुना होगा, किसका? स्पीयरमैन का। किसका? स्पीयरमैन का। इन्होंने बुद्धि में विशिष्ट और सामान्य तत्व वंशानुक्रम की देन माना है। दो तत्व बताए इन्होंने। कौन कौन से? विशिष्ट और दूसरा सामान्य। कौन सा? और ये दोनों चीजें बुद्धि की बताई स्पीयरमैन ने। ये देन किसकी? ये देन है किसकी? तो वंशानुक्रम की देन है। एक महोदय हुए गोडार्ड। कौन? गोडार्ड महोदय। गोडार्ड महोदय ने भी वंश बुद्धि पर निर्भर है इस चीज को बताया और इस चीज को बताते हुए एक उदाहरण दिया कालीकाक का। किसका? कालीकाक, जो कौन था? एक सैनिक था। कई बार आता है कालीकाक के विषय में बताने वाले कौन है? गोडार्ड महोदय है। कालीकाक कौन है? एक सैनिक है। और इस सैनिक के विषय में निष्कर्ष डिफाइन किया किसने? निष्कर्ष गोडार्ड महोदय ने। और उन्होंने बताया, और कालीकाक के बारे में एक विषय सीधा सीधा से एक स्टोरी आ जाती है, कहानी आती है। कहानी में इन्होंने सीधा सीधा बताया कि कालीकाक के दो विवाह हुए थे, एक मंद बुद्धि से, एक तीव्र बुद्धि से। जो मंद बुद्धि की संततियां थी तो उसमें ज्यादातर अपराधी, चोर, अन्य कार्यों को करने वाले, व्यसन आदि को करने वाले थे। वहीं जो तीव्र बुद्धि की स्त्री से जो इनका विवाह हुआ था तो उससे सामान्य जन, योग, कार्य क्रियाएं करने वाले, इन सारी चीजों को, इसी चीज को ट्रेयोन नियोन ने बताया। किसने? ट्रेयोन ने, न्यूमैन ने भी। तो कई बार आ जाता है बुद्धि पर प्रभाव कौन कौन बताता है? ट्रेयोन बताते हैं, नियोन बताते हैं। कालीकाक पर गोडार्ड का है। स्पीयरमैन ने दो तरीके की बुद्धि बताई। ये सारी चीजें प्रभाव बताया। इसके अलावा मूल प्रवृत्तियों पर प्रभाव देखा जाता है। किस पर? मूल प्रवृत्तियां ऑलरेडी आप जानते हैं। मैकडूगल महोदय ने इस चीज को बताया कि जैसे माता पिता होते हैं उन्हीं के संवेग उनकी संततियों में देखे जाते हैं। जैसे मूल प्रवृत्ति पलायन देखें तो जिनके माता पिता संवेगिक रूप से भयभीत रहते हैं तो उनके बच्चों में पलायन देखा जाता है। और वहीं पर बताया गया क्रोध, तो कहा गया मूल प्रवृत्ति युत्सा है, संवेग क्रोध है। तो जो माता पिता जिनमें मूल प्रवृत्ति युत्सा की स्थिति है वो अत्यधिक क्रोधी होते हैं, अर्थात माता पिता के समान ही उनके बच्चे होते हैं। वंशानुक्रम का सीधा सीधा प्रभाव आपके स्वभाव पर भी पड़ता है, अर्थात स्वभाव जैसा होगा किसका? माता पिता का, उसी का प्रकटीकरण होगा अगली पीढ़ियों में। इस चीज के विषय में डिफाइनेशन दिया गया। एक महोदय हुए शेल्डन महोदय। ध्यान देना, कौन? शेल्डन। 1940 में इन्होंने इस चीज को डिफाइन किया। शेल्डन महोदय ने पर्सनालिटी का अध्ययन किया। इन पर्सनालिटियों में विसेरेटोनिया, सोमेटोटोनिया, सेरेब्रोटोनिया, तो बताया इन्होंने जैसे विसेरेटोटोनिया है, इस तरह का स्वभाव, ज्यादातर स्वादिष्ट भोजन, आराम पसंद लोगों को। सोमेटोटोनिया के बारे में बताया गया कि ये अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, बड़ी एबिलिटी रखते हैं, सोच का दायरा बड़ा होता, क्रोधी होते हैं, निर्दयी होते हैं, ताकतवर होते हैं, किसी को भी दमन कर सकते हैं। सेरेब्रोटोनिया के स्वभाव के बारे में बताया, चिंतन की प्रबलता होती है, एकांत प्रिय होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप के लोग, दीनहीन स्वभाव
का इनका स्वरूप होता है, नियंत्रण पसंद होते हैं, अवरुद्ध समाज से दूर रहते हैं, विचारशील व्यक्ति होते हैं। ये सारी चीजें किसकी देन? तो वंशानुक्रम इंपैक्ट कर रहा है। शारीरिक गठन पर भी एक शोध हुआ और इस शोध में बताया गया, एक महोदय हुए शारीरिक गठन के बारे में बताने वाले, क्रैस्मर महोदय। कौन? क्रैस्मर। याद रखना, शारीरिक गठन वंशानुक्रम का प्रभाव बताया किसने? क्रैस्मर ने बताया। कब बताया? कई बार डेट आ जाती है, तो 1925 में बताया। इन्होंने जो शरीर के टाइप्स बताए, एक बताया पिकनिक। पिकनिक का मतलब होता है जिस व्यक्ति को देखने से आनंद आता है, छोटा मोटा, ठीक है, जिसके चलने से, ठीक है, लालिमा युक्त चेहरे वाला। एक दूसरा एथलेटिक। एथलेटिक का नाम ही जानते हैं, जितने स्पोर्ट पर्सन या खिलाड़ी हैं वो एथलेटिक होते हैं। भुजाएं, पैर मजबूत, संयुक्त, ताकतवर। एस्थेनिक। एस्थेनिक का मतलब बड़ा दुबला पतला, दीनहीन सा, कमजोर सा, ठीक है। कई बार आपने कई लोग ऐसे देख भी लिए होंगे, ऐसा लगता है हवा आएगा तोड़ जाएंगे, इस तरीके के लोग। ये भी वंशानुक्रम की ही देन है। व्यावसायिक योग्यता में, एक व्यावसायिक योग्यता में भी रिसर्च हुई। रिसर्च व्यावसायिक योग्यता पर दी कैटल महोदय ने। किसने? कैटल महोदय। कैटल महोदय ने व्यावसायिक, तो कहा गया जैसे माता पिता का, सोनी के घर में सुनार, पंडित के घर में कुछ ना आए तो शब्दों और ज्ञान को जानता है, छत्री के घर में लड़ाके, ये सारी चीजें आती हुई देखी जाती हैं। तो ये सारी सामाजिक स्थिति पर भी सीधा सीधा, तो जैसे माता पिता होते हैं तो इस पर सामाजिक स्थिति पर बताने वाले हैं विंसेंट महोदय। उन्होंने कहा, और इसका उदाहरण दिया उन्होंने, किससे? ब्रिटिश की महारानी से। तो उन्होंने बताया ये सारे इंपैक्ट हैं जो ये बताते हैं कि वंशानुक्रम का इंपैक्ट सीधा सीधा बालक के विकास पर सीधा सीधा देखा जाता है। तो ये रहा वंशानुक्रम का प्रभाव। अब आगे चल देंगे वातावरण के प्रभाव के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पीरियड में। बस लाइक करिएगा और पढ़ते रहिए यूं ही।